हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 केमिस्ट्री में, जिसका नाम है सॉल्यूशन। और ये इस सीरीज़ का 8th पार्ट है। तो इससे पहले 7th पार्ट में हमने इसकी जो थियोरी थी वो अच्छे से समझी है और आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से मैंने लिया है। So if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Right? आगे दिया है, assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar and it is given that the Henry's law constant for N2 at 293 is this much kilobar. तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। तो क्योंकि इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन होगा। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 वुड बी डिजॉल्व। राइट, मतलब हमें क्या निकालना है, कितने मोल्स नाइट्रोजन के इसमें डिजॉल्व हुए हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में, वो निकालना है। ठीक है। और हमें यह भी दिया है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो भी दिया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हेनरी लॉ है वो क्या कहता है। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आपको पता है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। राइट, P क्या है यहाँ पर, P है नाइट्रोजन गैस। इस केस में नाइट्रोजन गैस कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, PN2 मतलब नाइट्रोजन गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है, KH, ये KH हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इंटू XN2, नाइट्रोजन के कितने मोल फ्रैक्शन होंगे। तो मोल फ्रैक्शन जब हमें पता चल जाएगा तभी तो मोल निकलेगा, क्योंकि हमें पता है अगर मैंने नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन निकाले तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकता हूं। राइट, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो दूसरा जो कंपोनेंट है इस बाइनरी सॉल्यूशन में वो क्या है, वाटर है। तो पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहां से क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, फिर मोल फ्रैक्शन N2 निकालने के बाद हम यहां से निकालेंगे NN2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो कैसे करना है, अब तो ये बहुत आसान हो गया। तो हम यहां से निकालेंगे XN2 इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों PN2, कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करती है, ओवर KH। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, ये हमें दिया है 0.987 बार। ठीक है, अब देखिए जो KH है वो कितना है, 76.84 किलो बार। तो इसको पहले हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम यूनिट। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 76480 बार। राइट, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है अराउंड 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ये मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन की। राइट, आपको पता है मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है। राइट, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यहां से पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मेनी मिली मोल्स। तो पहले मोल निकालेंगे फिर उसको मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम आगे लिखते हैं XN2 इज इक्वल टू हमारे पास था 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अब काफी कम मोल फ्रैक्शन है इसमें नाइट्रोजन का, मतलब बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे होंगे। तो देखिए वाटर कितना है, 1 लीटर वाटर है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो 1 लीटर वाटर है उसका मास कितना होता है, 1000 ग्राम, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर ml होती है। 1 लीटर ऑफ वाटर हैज मास इक्वल टू 1000 ग्राम। राइट, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, 1 ग्राम पर ml है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml हो गया। तो ये हमें पता है। तो जब मास क्या है, मास ऑफ वाटर
इस केस में है 1000 ग्राम, तो वाटर के कितने मोल होंगे, तो NH2O कितना हो जाएगा, मास बाय मोलर मास, तो मास कितना है दोस्तों 1000, मोलर मास कितना 18, तो ये आएगा 55.55, राइट। ये तो वाटर के मोल हैं। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का कितना है 1.29 इंटू 10⁻⁵, बहुत कम है, और वाटर के मोल देखिए कितने ज़्यादा है 55.55। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन के मोल होंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन इतना कम है। तो नाइट्रोजन का मोल का मतलब है NN2 इज वेरी वेरी लेस देन NH2O। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है N ऑफ नाइट्रोजन प्लस N ऑफ H2O, इसको इक्वल मान सकते हैं किसका, N ऑफ H2O। मतलब यहाँ पर हमने जो नाइट्रोजन के मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स इन डिनोमिनेटर, वो नेग्लेक्ट कर दिए हैं। आप इसको नहीं भी नेग्लेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बट आपका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। आप बिना इसको नेग्लेक्ट किए भी सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउट। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें इनको पुट कर देते हैं वैल्यू। तो ये कितना था 1.29, देखिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 1.29 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू N ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई, ये तो क्या हो गया आपका, नेग्लेक्ट हो गया, तो ये हो गया 55.55। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.55, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आ जाएगा आपके पास 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल। अब हमें क्या निकालना है, मिली मोल निकालना है। तो 1 मोल में कितने मिली मोल होते हैं, 1000 मिली मोल है, ठीक है। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ N2, राइट, ऑफ N2 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये मोल है, तो मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना है, मिली मोल छोटा यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴, ठीक हो जाएगा, -4 इंटू हो जाएगा 1000, ठीक है। 1 मोल को हमने मिली मोल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1 रहेगा ये, राइट। तो इसको मैं और भी लिख सकता हूँ 0.716 मिली मोल्स। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 1 मिली मोल इज इक्वल टू, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया विच वॉज बेस्ड ऑन द हेनरी लॉ। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन हम करेंगे और बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, ये है H2S इज अ टॉक्सिक गैस, H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग स्मेल, ये तो इसके बारे में बताया गया है, इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी इसके बारे में बताया गया है। अब है आगे, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S in water at STP, standard temperature and pressure, is 0.195 m। m आप देखिए स्मॉल m है तो ये मोलैलिटी बता रहा है, ठीक है। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, मतलब इसमें हेनरी का लॉ लगेगा, तो क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू KH(x). तो हमें यहां से क्या निकालना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो KH इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई x। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट तभी फाइंड आउट होगा जब हमारे पास P भी होगा और हमारे पास x भी होगा, ठीक होगा। तो P क्या है दोस्तों, क्योंकि ये जो आपको दिया है P के लिए क्या दिया है आपको, STP पे हो रही है ये पूरी प्रोसेस। तो STP क्या होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, एंड ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब P का वैल्यू कितना आ गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। अब हमें निकालना है x का वैल्यू। x क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का क्या मतलब हो जाएगा,
number of mole of H2S, right? Number of moles of H2S divided by number of mole of H2S plus क्या है आपका solubility in water plus number of moles of water. ठीक हो जाएगा दोस्तों, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो XH2S निकालने के लिए पहले हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस और साथ में क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आपको दिए हैं इनडायरेक्टली. देखिए क्या दिया है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195. तो सॉल्युबिलिटी किस में दी है, मोलैलिटी में दी है, स्मॉल m. और आपको पता है मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन क्या होता है 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट यहां पर क्या है, वाटर. इसका मतलब है 0.195 मोल डिजोल्व हैं किसके, H2S के, कितने में, 1000 ग्राम वाटर में. तो सीधी सीधी बात हो गई, जो NH2S है वो कितना है, 0.195. ठीक है, अगेन NH2S कितना हो जाएगा, 0.195, क्योंकि डेफिनेशन में ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो ये कितना हो जाएगा, 0.195, वो दिया ही है. अब वाटर के कितने मोल होंगे, क्योंकि मोलैलिटी डिफाइन है 1000 ग्राम के लिए, मतलब 1000 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल होंगे. तो आपको पता है 1000 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मोल होते हैं, 1000/18. तो ये आता है 55.55, राइट. तो ये पूरा एक्सप्रेशन आप सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, राइट. और x का कोई यूनिट होता नहीं है, आपको पता है. तो उस x की वैल्यू हम यहां रख देंगे और p की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, जो कि इस एक्सप्रेशन से आएगा. यहां से आप KH की वैल्यू निकाल सकते हो इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक हो जाएगा. तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन. तो ये जो सोल्यूशन वाला चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें. तो एक तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच पास्कल. ठीक हो जाएगा, इतना पास्कल है एट 298 केल्विन, राइट. इतना पास्कल है एट 298 केल्विन. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure of CO2 at 298 Kelvin. ठीक है दोस्तों. तो अब आप देखिए, हमें ये वाला क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये किस पे बेस्ड है. तो पहली बात है, ये किस पे बेस्ड है दोस्तों, ये बेस्ड है अगेन हमारे किस पर, हेनरी लॉ पर. ठीक है, जो हेनरी लॉ है उस पर बेस्ड है. ठीक हो जाएगा. तो हेनरी लॉ क्या कहता है, आपको पता है, P = KH × X. हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, द क्वांटिटी ऑफ CO2. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है. मतलब पहले आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा. उस मोल फ्रैक्शन से हम क्या निकालेंगे, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और मोल्स को फिर क्वांटिटी, मोल्स उससे मोल निकालेंगे, मोल से क्वांटिटी निकालेंगे. तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये हो जाएगा KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो जाएगा X फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हो जाएगा कितना प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, डिवाइडेड बाय KH. तो प्रेशर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 2.5 एटमॉस्फेयर, 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डिवाइडेड बाय KH. हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच. तो ये है 1.67 × 10⁻18 पास्कल.
अब यहाँ पर देखिए यूनिट अलग अलग हैं, तो जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हमें क्या करना है, इनकी यूनिट सेम कर देनी है। ठीक है, तो या तो आप एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज कीजिए या पास्कल को एटमॉस्फेयर में चेंज कीजिए, राइट। तो हमारे पास एक रिलेशन है दैट वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। ठीक है, तो यहां से आप 1 पास्कल भी निकाल सकते हो कितना होता है। तो एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करना है तो ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे ऊपर, यहां हम लिख देंगे 2.5 इंटू एटमॉस्फेयर की जगह पे कितना हो जाएगा 101,325 पास्कल डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, क्योंकि पास्कल से पास्कल कैंसिल हो जाएगा और वैसे भी मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.517 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया दोस्तों मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने निकालना ही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने होंगे। अब देखिए वाटर के लिए हमें चाहिए होगा सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, तो यहाँ देखिए ये है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो 500 ml ऑफ सोडा वाटर का सीधा सीधा मतलब है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर वाटर कितना है 500 ml है और उसमें CO2 डिजोल्व की गई है। ठीक है, तो 500 ml वाटर क्या हो जाएगा आपका इसमें इस सिचुएशन में प्रेजेंट। तो हम लिख सकते हैं फॉर 500 ml ऑफ सोडा वाटर, इसमें वाटर कितना है, वाटर प्रेजेंट इज इक्वल टू 500 ml, 500 है ये 500 ml, अप्रोक्सीमेट 500 ml हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से NH2O कितना हो जाएगा 500 ml वाटर का मतलब है 500 ग्राम उसका मास, तो ये हो जाएगा 500/18, तो ये आ जाएगा 27.78। तो इतने मोल्स हैं दोस्तों किसके, वाटर के। ठीक हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये तो मोल्स हो गए वाटर के। अब अगेन क्योंकि यहां देखिए मोल फ्रैक्शन CO2 का काफी कम है, 10⁻³ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि ये बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है। आप नहीं भी मान सकते हो, मतलब डिनोमिनेटर में हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। सो NCO2 के जो मोल हैं वो काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू NH2O। तो डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा, NCO2 प्लस NH2O, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NH2O, और जो कि कितना था हमारा 27.78। ठीक होगा, तो यहां से देखिए XCO2 कितना आ जाता है, ये आ जाता है NCO2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा NH2O, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास थी, ये कितना था 1.517 इंटू 10⁻³। तो यहां से आ जाएगा दोस्तों NCO2 इज इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू NH2O 27.78। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे मोल। तो क्या हो गया दोस्तों, ये आएगा मोल्स कितने हो गए 42.14 इंटू 10⁻³ मोल। इतने मोल हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, इतने मोल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो क्वांटिटी अगर आपको चाहिए तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, 44 ग्राम में होता है 1 मोल, मतलब इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में कन्वर्ट कर देना है। तो इतने मोल में कितने ग्राम होंगे, सो क्वांटिटी कितना आ जाएगा दोस्तों 42.14 इंटू 10⁻³। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके मोलर मास से, तो ग्राम में, ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ ये जितना भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 1.854 ग्राम। तो इतने ग्राम क्या है इसमें
कार्बन डाइऑक्साइड है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था और ये भी किस पे बेस्ड था, आपका हेनरी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively at 350 केल्विन होगा शायद ये, ठीक है, at 350 केल्विन जी। फाइंड आउट द composition of the liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mm of Hg। mm of Hg क्या है, प्रेशर का एक यूनिट है। ऑल्सो फाइंड द composition in the vapor phase। ऑल्सो फाइंड द composition in the vapor phase। तो सोल्यूशन चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, देखिए वेपर प्रेशर इन्वॉल्व है, तो मतलब ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दिया है और हमें मिक्सचर का निकालना है कॉम्पोजिशन, तो ये किस पे बेस्ड है, राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक हो जाएगा। तो मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और इनके जो वेपर प्रेशर है वो है पी ए नॉट, कितना है 450 mm ऑफ Hg, और जो पी बी नॉट है वो है 700 mm ऑफ Hg। ठीक है, कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है, तो एक्स ए कितना हो जाएगा और एक्स बी कितना है, यही निकालना है। और आपको क्या दिया है, आपको दिया है जो वेपर प्रेशर है प्योर पूरे सॉल्यूशन का वो है 600 mm ऑफ Hg, तो P आपको दिया है 600 mm ऑफ Hg, ये यूनिट दिया है। तो एक्स ए और एक्स बी फाइंड आउट करना है। तो रोल्स लॉ आपको पता है क्या कहता है, P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यही है। और एक्स ए और एक्स बी में रिलेशन भी आपको पता है, तो P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी को मैं ही लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से P की वैल्यू रखेंगे 600, पी ए नॉट की वैल्यू रखेंगे 450, एक्स ए की वैल्यू हमें निकालनी है, पी बी नॉट की वैल्यू रखेंगे आप कितना 700, और यहाँ से एक्स ए। तो सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करके यहाँ से एक्स ए फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो एक्स ए यहाँ से निकल आएगा। तो जब आपने एक्स ए फाइंड आउट किया तो आप एक्स बी भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करके यहाँ से एक्स ए निकालिए, फिर एक्स बी निकालिए, तो दोनों की हमें वैल्यू पता चल गई। और यही क्या था, आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर था। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज। ठीक है, कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज का कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर फेज में। तो उसके लिए रिलेशन आपको पता है, अगेन रोल्स लॉ, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब क्योंकि हमें एक्स ए भी पता है, एक्स बी भी पता है, पी ए नॉट हमें गिवन है, पी बी नॉट हमें गिवन है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी ए भी आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। और आपको पता है वेपर फेज का कंपोजिशन के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज के लिए हमने निकाला था वाई ए इज इक्वल टू पी ए बाई पी और वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी। ठीक है, तो वाई पी ए हमने यहाँ से निकाला होगा, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। P मतलब टोटल प्रेशर तो आपको पहले ही गिवन था, ये था 600। ठीक हो जाएगा। तो PA की कितनी वैल्यू आई यहाँ रख दीजिए, तो PA बाई 600 जो भी PA की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, और यहाँ कितना होगा YB के केस में ये हो जाएगा, PB की कितनी वैल्यू है वो आप यहाँ से निकालेंगे, और PB इज इक्वल टू हो जाएगा बाई 600, राइट। तो ये आ गया दोस्तों क्या, कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें निकाली, लिक्विड फेज का कितना कॉम्पोजिशन था, क्या कॉम्पोजिशन है, और वेपर फेज का क्या कॉम्पोजिशन है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, राइट। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर है। इसके बाद इसमें 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व कर दिया गया है इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक हो जाएगा। तो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। ठीक हो जाएगा। तो जब सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा, राइट, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा और जो रिलेटिव लोअरिंग है वो कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन किसका है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपको पता है यहाँ एक सॉल्यूट हमने ऐड किया है, वो है यूरिया। सॉल्यूट क्या है, यूरिया। और सॉल्वेंट क्या है दोस्तों, इस केस में सॉल्वेंट है वाटर। ठीक हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको पता है क्या होता है, ये होता है पी बी नॉट। पी बी नॉट का केस में इसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस क्या हो जाएगा, पी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय PH2O नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यही तो है, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि क्या होता है, लोअरिंग होती है वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट में जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। यूरिया क्या है यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है। तो वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, लोअरिंग हो जाती है। तो हमें ये पी है यहाँ पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, PH2O तो हमें दिया है, P नॉट ऑफ H2O इस टेम्परेचर के लिए हमें दिया है, वो कितना है क्वेश्चन में देखिए 23.8 mm ऑफ Hg। PS हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन रह जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाला जाए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया क्या है, मास बाय मोलर मास। तो एन मास कितना है इसका 50, और अगर आप NH2CO NH2 का मोलर मास निकालोगे तो ये आता है 60 ग्राम पर मोल। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 60 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 60। तो एन यूरिया आ जाएगा मास बाय मोलर मास 50/60 डिवाइडेड बाय 50/60। वाटर कितना लिया है, देखिए 850, तो ये हो जाएगा 850/18। तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके आप निकालोगे क्या, यूरिया की मोल फ्रैक्शन। फिर यूरिया के मोल फ्रैक्शन को इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे और यहां से क्या आ जाएगी, आपके पास PS की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो PS की वैल्यू आप निकालने के बाद क्या निकालना है हमें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक तो यहां से PS फाइंड आउट हो जाएगा, तो एक आंसर ये आ गया। दूसरा आपको क्या पूछा था, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, मतलब हमें सोल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर निकालना है एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो जब PS आ गया तो रिलेटिव लोअरिंग, तो रिलेटिव लोअरिंग तो मोल फ्रैक्शन के बराबर ही होती है। वैसे भी आप निकाल सकते हो, जितना मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आया वही तो रिलेटिव लोअरिंग है, राइट। तो आप चाहो तो वैसे निकालो या आप चाहो तो ऐसे भी निकालो। PS नॉट आपको पता है, PS आपने निकाल लिया डिवाइडेड बाय P नॉट H2O। जो वेपर प्रेशर है वाटर का उसमें से लेस कीजिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो आपने यहाँ फाइंड आउट किया है और इसे डिवाइड कर दीजिए, या सीधा सीधा जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वही तो इक्वल होता है मोल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो यूरिया के मोल फ्रैक्शन है वही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, काफी आसान क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 7 mm Hg इज दिस मच। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 7 mm of Hg is this much. How much sucrose is to be added to 500 gram of such water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस, और Kb आपको दिया है। ये जो Kb है ये कांस्टेंट होता है वाटर के लिए, आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है,
अब आप देखिए ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो डेल्टा टी बी का ये क्वेश्चन है और आपको पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, राइट। के बी तो आपको पता है कांस्टेंट है, एम क्या है, मोलालिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही तो होता है, ठीक है, डब्ल्यू बी बाई इंटू 1000, ये है डेल्टा टी बी का वैल्यू। तो हमें इसमें निकालना क्या है, देखिए अब इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट है इसमें सुक्रोज, राइट, सुक्रोज, सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज है। और सुक्रोज का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ये है C12H22O11, ये है। सॉल्वेंट क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट है इसमें वाटर। हमें निकालना है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, ठीक है, मतलब हमें WA निकालना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, कितना एलिवेशन हो बॉइलिंग पॉइंट में। आप देखिए पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट था 99.63 और कितना हो जाए 100, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 99.63, ठीक है, इतना ही तो एलिवेशन है। ये कितना है 3.37, इतना एलिवेशन है। एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको ये डिग्री सेल्सियस में दिया है और ये भी डिग्री सेल्सियस में दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इनको केल्विन में भी कन्वर्ट कर दो, तो डिफरेंस तो उतना ही का ही होगा, क्योंकि इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 + 273 और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 99.63 + 273, तो 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा और ये जो डिफरेंस है वो उतना ही आएगा। तो डिफरेंस को दोबारा से आपको क्या नहीं करना है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप केल्विन का डिफरेंस देखो या डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखो वो उतना ही आएगा। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस से मतलब है तो ये 3.37 ही होगा, इसको अभी केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों डेल्टा टी बी का वैल्यू। के बी का वैल्यू, राइट, के बी का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है ये 0.52 केल्विन kg पर मोल, 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सुक्रोज का मोलर मास जब आप फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूले से तो ये आता है 342 ग्राम पर मोल। तो एम ए यहाँ से क्या आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। डब्ल्यू बी क्या है दोस्तों, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इस केस में डब्ल्यू बी आपके पास है 500, ठीक है। और कुछ हमें चाहिए, हमें डेल्टा टी बी पता चल गया, के बी हमें दिया है, एम ए हमें पता चल गया, डब्ल्यू बी हमें दिया है, केवल हमें डब्ल्यू यहाँ से निकालना है। तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ठीक हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डब्ल्यू ए का वैल्यू। तो डब्ल्यू ए अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई के बी इंटू 1000, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड। 7th क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इसका फॉर्मूला आपको दिया है टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय इतना 1.5 डिग्री सेल्सियस। के एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है एसिटिक एसिड के लिए इतना। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है इतना, राइट। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। एम यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो आपको निकालना है, अगेन जो पहला क्वेश्चन था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड था, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूट क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, सॉल्वेंट है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू आपको दी होगी।
इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय दिस मच। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्या दिया है, डेल्टा TF दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो जाएगा। KF आपको गिवन है, KF एसिटिक एसिड के लिए है 3.9 यूनिट आपको दिया है। WA आपको फाइंड आउट करना है। WB सॉल्वेंट का मास 75 ग्राम दिया है, और MA मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला। तो इस सब को सॉल्व करके हम यहाँ से WA का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। पास्कल में आपको निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of mass this much in 400 ml of water। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। और C आपको पता है क्या होता है, N/V इंटू R इंटू T, यही तो होता है, राइट। पाई हमें निकालना है, N कितना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है एक पॉलीमर, ठीक है। तो उसका मास है 1 ग्राम, मोलर मास है 185,000, क्योंकि पॉलीमर बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल होते हैं। तो N की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1/185,000। तो ये N की वैल्यू है। V आपको कितना गिवन है देख लीजिए, वॉल्यूम आपको गिवन है, ये है 450 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये है 0.45 लीटर, ठीक है। R आप देखिए, अब देखिए R की कई सारी यूनिट्स होती हैं, बट क्योंकि हमें यहाँ प्रेशर पास्कल में चाहिए, राइट, और टेम्परेचर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है, तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। T हमारे पास है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 273 ऐड करके, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। R की वैल्यू अब हमें ऐसी चाहिए जिसमें प्रेशर पास्कल में दिया हो और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है 8.314 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। तो ये है R की वैल्यू, राइट। तो सारी वैल्यूज आपको पता चल गई। अब आप पुट कीजिए वैल्यू और यहाँ से आंसर फाइंड आउट कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई की वैल्यू आ जाएगी। सारी वैल्यूज पुट आप कीजिए तो यहाँ से आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको N की वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू पुट करनी है, R की वैल्यू पुट करनी है, T की वैल्यू पुट करनी है। तो वो सारा आपको दिया है, तो उन सारी वैल्यूज को आप जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पास्कल की वैल्यू आ जाएगी। ये किलो पास्कल ना होके मेरे हिसाब से पास्कल होना चाहिए। तो 8.314, फिर भी एक बार आप देख लीजिए रिकॉर्ड में किलो पास्कल है या पास्कल है। तो R की वो वाली यूनिट हमें रखनी है जिसमें उसकी वैल्यू पास्कल है। तो एक बार जरूर आप चेक कर लीजिए ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू इसका। मुझे किलो पास्कल और पास्कल में यहाँ पर डाउट है, फिलहाल मैं पास्कल मान के चल रहा हूँ, एक बार आप भी इसको कन्फर्म कीजिए। तो वैल्यूज आप पुट करेंगे, तो अगर पास्कल है R के यूनिट में तो यहाँ आंसर पास्कल में आ जाएगा, किलो पास्कल है तो फिर उसको आपने पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल एक बार आप इसको जरूर देखेंगे, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवल आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी। तो ये भी हो गया दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जिसका फॉर्मूला आपको दिया है इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, shows a depression in freezing point equal to this much. Molar depression constant for benzene is this much. What is the percentage of association if it form a dimer? तो देखिए अब हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास से क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। और आपको पता है एबनॉर्मल मोलर मास में हमें क्या करना पड़ता है, वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो जाएगा IKF, राइट, और यहाँ होता है M। ये तो हमें पता है, हम नॉर्मली भी I पुट कर सकते हैं वैल्यूज में, बट
जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है तो हम आई की वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड इफ इट फॉर्म्स अ डाइमर इन द सोल्यूशन। परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब आप ऐसा समझिए, परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब है कि आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सीधा सीधा खेल ये क्या रह गया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने का रह गया है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन और वेंट फैक्टर में क्या रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 ओवर 1 माइनस एन माइनस 1। ये आपको पता है, ये हम पहले देख चुके हैं ये कैसे आया है। तो पहले हम आई निकालेंगे इस वाले एक्सप्रेशन से, फिर हम निकालेंगे अल्फा। तो आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू सीधा सीधा आप देखिए डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ आपको दिया होगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 1.62 केल्विन का डिप्रेशन है, के एफ आपको दिया होगा 4.9। तो देखिए डेल्टा टी एफ सीधा सीधा आपको दिया है 1.62, के एफ भी आपको दिया है 4.9, राइट। अब हमें देखना है एम, एम का मतलब है मोलालिटी। तो डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, यही तो है। तो डब्ल्यू ए 2 ग्राम है बेंजोइक एसिड, उसका मोलर मास यहाँ से निकल आएगा, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ से एम भी निकल आएगा। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू रखिए, के एफ का वैल्यू रखिए, एम का वैल्यू रखिए, तो आई का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो सारी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आई का वैल्यू आएगा। अब आई के वैल्यू के बाद हमें लगाना है अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 ओवर 1 माइनस एन माइनस 1। अब देखिए आई की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन से आ गई। एन की वैल्यू क्या है, कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं एसिटिक एसिड के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने में, क्योंकि डाइमर है तो 2 यूज होंगे, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सारी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके अल्फा आ जाएगा और हम फाइनली निकालेंगे परसेंटेज एसोसिएशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन हो जाएगा अल्फा इंटू 100। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये डिग्री ऑफ ये एसोसिएशन का क्वेश्चन है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में तो यहाँ से हमने आई निकालना है और ये फॉर्मूले से हमने अल्फा निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए इसमें, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, 0.6 ml of acetic acid having density this much is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was this much. Calculate the Venthoff factor and the dissociation constant of the acid. ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, वेंटॉफ फैक्टर निकालना है आई और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है के ए एसिड के लिए। ठीक है, और ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो कई सारी चीज़ें हमें यहाँ दी होंगी और कई सारी चीज़ें हमें यहाँ निकालनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब देखिए एम क्या है, यहाँ पर मोलैलिटी है। मोलैलिटी का मतलब होता है कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, कितने मोल्स डिसॉल्व हैं सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसके कितने ml हैं, 0.6 ml हैं, ये वॉल्यूम दिया है और यहाँ से डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा एसिटिक एसिड का, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml और यहाँ से है 0.6, तो यहाँ से आ जाएगा मास। ठीक हो जाएगा। फिर मास आने से हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाएंगे, देखिए जो m का वैल्यू होता है वो होता है WA बाई MA इंटू WB। WB क्या है दोस्तों, WB है आपके पास सॉल्वेंट का मास, WB
इंटू 1000, ठीक हो जाएगा। तो ये सारी जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो WA हमने ये निकाल लिया, MA मोलर मास ऑफ द सोल्यूट एसिटिक एसिड का जब आप फाइंड आउट करोगे फॉर्मूले से ये आ जाएगा 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1000 ग्राम ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास N आ जाएगा, ये 1000 यहाँ पुट करेंगे, वाटर का मास है 1000 ग्राम, बाकी ये दो हमें पता है। तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी। जब M की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो KF की वैल्यू है, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, I की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा TF ओवर KF इंटू M। कितना डिप्रेशन है, द डिप्रेशन वॉज 0.0205। तो डिप्रेशन हमें यहाँ रखना है, दिया है। KF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी, राइट। इसमें शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, बट ये क्वेश्चन में हमें दी होगी। तो KF की वैल्यू भी दी होगी और यहाँ से M की वैल्यू भी आ गई। तो सारा सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, वेंट हाउ फैक्टर आ गया, ठीक है। जब हमारे पास वेंट हाउ फैक्टर आ गया तो हम क्या निकालेंगे उसके बाद, ये वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है। वेंट हाउ फैक्टर आ गया तो हम निकालेंगे अल्फा इज इक्वल टू I-1 ओवर M-1। क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। तो ये सब जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास I की वैल्यू आपने पहले निकाली, तो वो वैल्यू आप पुट करेंगे। उसके बाद आपको M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, क्योंकि एसिटिक एसिड यहाँ पर क्या होगा, डिसोशिएट होगा, राइट, वाटर में डिसोशिएट होगा। तो M की वैल्यू आप रखेंगे 2, I की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी अल्फा की, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो हम वो रख देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम रख देंगे, I की कितनी आई, तो अल्फा जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ से तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.041। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है लास्ट में, हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखिए एसिटिक एसिड कैसे डिसोशिएट होता है, CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक हो जाएगा। अब इनिशियली इसके कितने मोल थे ये हमें देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसके N मोल है, तो इक्विलिब्रियम से पहले या इनिशियली इनके तो 0 मोल होंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि अल्फा है, ये क्लास 11 इक्विलिब्रियम में जो चैप्टर पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N माइनस N अल्फा, इसके इतने मोल चले गए, इनके कितने बने N अल्फा इंटू N अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एट इक्विलिब्रियम इंटू H आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो ये कितना होगा, आप देखिए हमने कितने निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इनिशियली, तो ये हमने निकाले थे जब हम यहाँ निकाले थे आपका ये वाला एक्सप्रेशन WA/MA। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन था वो आप सॉल्व करेंगे, राइट, उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप निकाल चुके हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप निकाल चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल चुके हैं। तो ये केवल आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है, ठीक हो जाएगा, N इंटू 1 माइनस अल्फा। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इनिशियली एसिटिक एसिड के कितने मोल थे। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, इनिशियली एसिटिक एसिड के कितने मोल थे, डेंसिटी और वॉल्यूम हमें दिया था, तो यहाँ से हमने निकाला मास, ठीक है। मास के बाद हमने इसको मोलर मास से डिवाइड किया तो उसके मोल्स निकल आए, तो 1.06 इंटू 0.6/60। तो ये इनिशियली दोस्तों N की वैल्यू आ गई,
ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाली, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास, और आई की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाली, राइट। तो सब कुछ निकालने के बाद जब हमने आई भी हमने निकाल लिया, राइट, अल्फा भी हमने निकाल लिया, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तब हमने सीधा सीधा ये एक्सप्रेशन लिख देना है जो हमने क्लास 11 में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लिखा था। तो यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए इसके n मोल है और यहाँ 0 0, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने अल्फा माना है तो इनके n अल्फा मोल बनेंगे और इसके n अल्फा मोल डिकम्पोज होंगे। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। तो Ka का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू H का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से Ka की वैल्यू आ जाएगी, केवल आपने n की वैल्यू रखनी है, अल्फा की वैल्यू रखनी है। तो इस तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर निकल आएगा, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला जो चैप्टर था सोल्यूशन हमने फिनिश कर दिया है और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने देखे हैं। तो बाकी जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं या बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए, और इनकेस फिर भी अगर कोई आपका डाउट होता है तो प्लीज़ आप पूछिए। और इस तरीके से हमारा 8 पार्ट में ये जो सोल्यूशन चैप्टर था ये फिनिश होता है, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और इनकेस डाउट है तो आप ज़रूर पूछेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।